आप सभी को नमस्कार। मैं हूं मुकेश कुमार और आप देख रहे हैं जीके बाय मुकेश सर। आज हम चर्चा करेंगे सामान्य ज्ञान के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों की। तो चलिए शुरू करते हैं इस यात्रा को, जिसका नाम है प्रश्नों से सपनों तक। पहला प्रश्न है, कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किसने की? कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 की मेजबानी किसने की? ए भारत, बी इंग्लैंड, सी मलेशिया, डी श्रीलंका। 20 प्रश्न है इस श्रृंखला में, और अगर आप जीएस सीखना चाहते हैं, पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। सही जवाब है ऑप्शन बी, इंग्लैंड में। और यह कबड्डी वर्ल्ड कप इतिहास का पहला टूर्नामेंट था जो एशिया से बाहर आयोजित हुआ है। दूसरा प्रश्न है, ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले व्यवहारिक रूप से विकास किस देश ने किया? ड्रोन टेक्नोलॉजी का सबसे पहले व्यवहारिक रूप से विकास किस देश ने किया? ए रूस, बी चीन, सी अमेरिका, डी जर्मनी। रील देख के पढ़ाई नहीं होती भाई, अगर आप सच में सीरियस हैं तो वक्त तो आपको देना पड़ेगा पढ़ाई को। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, अमेरिका। राजधानी वाशिंगटन डीसी, विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी। 1940 में 50 के बीच के दशक में शुरू हुआ था, 40-50 के दशक में, और 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ था, देखा होगा। उसी के दौरान पहली बार ड्रोन का प्रयोग हुआ था। अगला प्रश्न है, ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से जुड़ा है? ऑपरेशन मेघदूत किस क्षेत्र से जुड़ा है? ए कारगिल, बी डोकलाम, सी सियाचिन ग्लेशियर, डी सुंदरबन। बताना है आपको ऑपरेशन मेघदूत किससे संबंधित है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, सियाचिन ग्लेशियर। भारत ने सियाचिन ग्लेशियर पर पूर्ण नियंत्रण प्राप्त कर लिया था। भारतीय सेना ने इस ऑपरेशन के तहत बिना एक गोली चलाए पाकिस्तान की योजना को विफल किया था। पाकिस्तान भी कब्जा करना चाहता था, लेकिन हमने पहले ही जानकारी कर ली, हमें पहले ही पता चल गया, तो हमने उस क्षेत्र को पहले ही कब्जे में ले लिया। अगला प्रश्न है, भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन सा है? प्रश्न सही से देख लीजिएगा। भारत में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति क्षेत्र कौन सा है? ए झारखंड, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी छत्तीसगढ़। सारे 20 प्रश्न है, बहुत महत्वपूर्ण है। पूरा जो भी जितने भी वीडियो अभी तक, ये 22वां वीडियो है सीरीज का, और आप कोई भी वीडियो आप उठा के देखेंगे, हर बार आपको एक नया प्रश्न मिलेगा हर वीडियो में, और सब एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण भी है। आपने गैस कर लिया होगा, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, राजस्थान। देखते हैं कैसे। भारत के संविधान की अनुच्छेद 244 के तहत 5वीं अनुसूची वाले क्षेत्र आदिवासी बाहुल्य होते हैं। राजस्थान का ये क्षेत्र है जहां पे सबसे ज्यादा जनजातियां हैं। ठीक है भाई, लेकिन जनसंख्या की दृष्टि से सबसे ज्यादा लोग कहां रहते हैं? मध्य प्रदेश में है। ठीक है। अगला प्रश्न है, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर। बताना है आपको। अंत तक देखिएगा वीडियो को। एक कविता भी लिखी है मैंने अंत में। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, 25 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गईं? प्राचीन भारतीय ग्रंथों की अधिकांश रचनाएं किस भाषा में लिखी गईं? ए पाली, बी हिंदी, सी संस्कृत, डी तमिल। बताना है किस भाषा में है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, संस्कृत। देववाणी भी कहा गया है इसे। हिंदी की मम्मी है, हिंदी की जननी है संस्कृत। सारे वेद भी संस्कृत में ही लिखे गए। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक पनबिजली किस राज्य में उत्पन्न होती है? भारत में सबसे अधिक पनबिजली किस राज्य में उत्पन्न होती है? ए उत्तराखंड, बी हिमाचल प्रदेश, सी महाराष्ट्र, डी तेलंगाना या आंध्र प्रदेश। जो भी एक साथ पहले कोई भी बता दीजिए। बताना है आपको, भारत में सबसे अधिक पनबिजली किस राज्य में उत्पन्न होती है। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, हिमाचल प्रदेश। राजधानी शिमला, और शिमला समझौता 1972। हिमाचल प्रदेश को भारत का पनबिजली हब भी माना गया है। ठीक है भाई, सतलज ब्यास रावी नदियां परियोजना भी है हिमाचल। भाखड़ा, नागल, नथापा, झाकड़ी जैसे बड़े बड़े पनबिजली। अगला प्रश्न है, क्रिकेट की गेंद को अधिकतम क्षैतिज दूरी तक पहुंचाने के लिए उसे क्षैतिज से कितने कोण पर मारा जाना चाहिए? बताओ क्रिकेट खेलने वाले। प्रश्न देखो ये है, आप याद किए होंगे रोहित शर्मा विराट कोहली का। बताइए क्रिकेट की
गेंद को अधिकतम क्षैतिज दूरी तक पहुंचाने के लिए उसे क्षैतिज से कितने कोण पर मारा जाना चाहिए? 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, 45 डिग्री। जब कोई वस्तु क्रिकेट की गेंद प्रक्षेप गति में फेंकी जाती है तो उसे अधिकतम क्षैतिज दूरी पर भेजने के लिए आदर्श कोण 45 डिग्री होता है। अगला प्रश्न है, उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? अभी आपने देखा होगा गुजरात में एक हादसा हो गया था। उड़ान अभिलेखी का तकनीकी नाम क्या है? रेडियो ट्रांसमीटर, नेविगेशन डिवाइस, ब्लैक बॉक्स, इंजन मॉनिटर। फ्लाइट रिकॉर्डर को क्या कहते हैं बताना है आपको। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्लैक बॉक्स। होता नारंगी रंग का है लेकिन नाम इसका ब्लैक बॉक्स है। विमान में इस्तेमाल होने वाला उड़ान अभिलेखी वास्तव में दो मुख्य भागों में होता है। एक सीबीआर कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, पायलट की जो बातचीत, और दूसरा एफडीआर फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर, उड़ान से संबंधित तकनीकी डाटा को रखता है ये। इन दोनों को मिलाकर सामान्यतः ब्लैक बॉक्स कहा जाता है, नारंगी रंग का होता है। चलिए भैया अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल की अवधि में होता है। भारतीय अर्थव्यवस्था में शिथिल काल किस अवधि में होता है? जुलाई से दिसंबर, जनवरी से जून, मार्च से अगस्त, सितंबर से फरवरी। यहां तक आपने वीडियो देखा इसके लिए धन्यवाद। अभी और भी है 10 क्वेश्चन और हैं। हाँ, और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, जनवरी से जून। शिथिल काल वह समय होता है जब आर्थिक गतिविधियां धीमी हो जाती हैं विशेष रूप से। ठीक है भाई, जनवरी से जून तक शिथिल काल है और जुलाई से दिसंबर तक व्यस्त काल है। बिल्कुल नया प्रश्न था। अगला प्रश्न है, सार्वजनिक पद का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? सार्वजनिक पद का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है बताना है आपको। मौलिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, नागरिक अधिकार, राजनीतिक अधिकार। घुमावदार है प्रश्न लेकिन बहुत बेहतरीन प्रश्न है 20। और इस प्रश्न का सही जवाब है नागरिक अधिकार। सार्वजनिक पद का अधिकार नागरिक अधिकारों की श्रेणी में आता है। कैसे भी मैं समझा देता हूं, पूरी टेबल बनाई है मैंने इसमें आपको लिए। वे अधिकार जो जीवन जीने के लिए जरूरी होते हैं उन्हें बुनियादी अधिकार या मौलिक अधिकार कहते हैं, जैसे बोलने की आजादी, धर्म की आजादी, जीने की आजादी। ठीक है भाई। आर्थिक अधिकार में पैसा और नौकरी से जुड़े अधिकार होते हैं, नौकरी पाने का अधिकार, संपत्ति अर्जित करने का अधिकार, मेहनत करने का अधिकार। नागरिक अधिकार में आता है समाज में समानता और सरकारी कामों में हिस्सा, सरकारी नौकरी का अधिकार। और राजनीतिक अधिकार में सरकार चुनने और बनाने का अधिकार, वोट डालना और चुनाव लड़ सकते हैं। ये आपका वोट डालने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार राजनीतिक अधिकार है, याद रखना। ये भी प्रश्न बना है। अगला प्रश्न है, भारत के वे कौन से एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी बार लगातार उपराष्ट्रपति का पद संभाला? भारत के वे कौन से एकमात्र उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने डॉक्टर एस राधाकृष्णन के बाद दूसरी बार लगातार उपराष्ट्रपति का पद संभाला? एम हामिद अंसारी, जाकिर हुसैन, वेंकैया नायडू, सदानंद गोखले। एम हामिद अंसारी, जाकिर हुसैन, वेंकैया नायडू, सदानंद गोखले। बताना है आपको। और इस प्रश्न का सही जवाब है एम हामिद अंसारी। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बाद उन्होंने 2 बार कार्यकाल संभाला है। 2007 से लेकर 2017 तक वो इस पद पर रहे। उपराष्ट्रपति कौन से अनुच्छेद में आता है हमें कमेंट्स करके बताइएगा। राष्ट्र संघ लीग ऑफ नेशन की स्थापना कब हुई? 1919, 1920, 1939, 1945। आपको बताना है राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई? 1919, 1920, 1939, 1945। राष्ट्र संघ की स्थापना तभी हुई जब भारत में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई 1920। लेकिन ये प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, उसके बाद हुई थी। प्रथम विश्व युद्ध हुआ 1914 से 18 तक। ठीक है, विफल हो गया, ये काम ज्यादा नहीं कर पाया संगठन ने। फिर दोबारा 1945 में यूएनओ की स्थापना हुई, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, संयुक्त राष्ट्र संघ की, जिसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। 24 अक्टूबर की स्थापना हुई थी। भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? भारत के किस शहर को कभी भी सूरज की ऊर्ध्वाधर किरणें नहीं मिलती हैं? बताना है। मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, शिलांग। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी, चंडीगढ़।
ऐसा शहर जिसका प्रत्येक चौराहा समकोण पे काटता है। ली काब्रूजियर ने चंडीगढ़ का नक्शा तैयार किया था। 2 राज्यों की राजधानी है चंडीगढ़ और केंद्र शासित प्रदेश भी है। ठीक है भाई। भारत में ऐसे शहर जो ऊर्ध्वाधर सूरज की किरणें कभी नहीं पाते, वो भूमध्य रेखा के बहुत दूर उत्तर में स्थित होते हैं। ये है इतने अक्षांश पे चंडीगढ़। एक नई बात यहाँ पे आप पढ़ रहे होंगे, भारत में ऊर्ध्वाधर किरणें उस क्षेत्र को मिलती हैं जो भूमध्य रेखा 0 डिग्री से लगभग 23.5 डिग्री उत्तर ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बीच आता है। ये कैंसर समझते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसे कर्क रेखा कहते हैं हिंदी में। ठीक है भाई, हाँ, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर का मतलब है कर्क रेखा। अगला प्रश्न है, धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? ए लोहा, बी तांबा, सी सोना, डी चांदी। बताना है आपको धातु का राजा। और पढ़ाई के प्रति सीरियस हैं तो आप भाई मेरे पूरे वीडियो जो पीछे के भी हैं, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो उनको भी उठा के देखिएगा। बहुत अच्छे प्रश्नों का समावेश और उनमें तो मैंने समझाया भी बहुत है। और इस प्रश्न का सही जवाब है सोना, गोल्ड। धातुओं का राजा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ही मूल्यवान, दुर्लभ और सुंदर होता है। जंग भी नहीं लगता इसमें। ठीक है भाई, हाँ, और जंग से मुझे रहने दो, ज्यादा हो जाएगा। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? ए नदियां, बी झीलें, सी भूमिगत जल, डी ग्लेशियर। मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय क्या है? नदियां, झीलें, भूमिगत जलाशय, ग्लेशियर। लॉजिकल प्रश्न है, बताइएगा। नहीं आया ना जवाब? चलिए कोई बात नहीं, हम बता देते हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी, ग्लेशियर। कैसे जान लीजिएगा। पृथ्वी पर कुल मीठे पानी का लगभग 68 से 70% हिस्सा ग्लेशियरों और हिमनदों के रूप में जमा है। ठीक है भाई, इसलिए ग्लेशियर को मीठे पानी का सबसे बड़ा जलाशय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अबींद्रनाथ टैगोर, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल। भारत माता नामक प्रसिद्ध पेंटिंग के चित्रकार कौन थे? ए रविन्द्रनाथ टैगोर, बी अवनींद्रनाथ टैगोर, सी राजा रवि वर्मा, डी अमृता शेरगिल। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अबींद्रनाथ टैगोर, जो रविन्द्रनाथ टैगोर के भतीजे थे। अगला प्रश्न है, जिस मनीषी ने मतलब विद्वान व्यक्ति हैं, जिस पंडित ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे कौन थे? जिस मनीषी ने दक्षिण भारत का आर्यीकरण किया वे कौन थे? ए वात्स्यायन, बी अगस्त्य, सी वशिष्ठ, डी नारद। ये सब लोग ऋषि हैं। वात्स्यायन ऋषि, अगस्त्य ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, नारद ऋषि। बताना है आपको दक्षिण भारत का आर्यीकरण किसने किया। नहीं आया ना इस प्रश्न का जवाब? कोई बात नहीं, हम बताते हैं, इसीलिए बैठे हैं। और इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी, अगस्त्य ऋषि। अगस्त का तो महीना भी होता है, चल ही रहा है अभी। अगस्त्य ऋषि को भारतीय पौराणिक कथाओं में दक्षिण भारत के आर्यीकरण का जनक माना जाता है। ठीक है भाई, चलो अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? तुलसीदास ने रामचरितमानस किसके शासनकाल में लिखी? ए शाहजहां, बी अकबर, सी शिवाजी, डी बाबर। आपको बताना है किसके शासनकाल में। और मुझे यहाँ से कहानी याद आ रही है, मैं तुम्हें आप सुना दूं, क्योंकि आजकल तो बड़ा विषय ये चर्चा में चल रहा है। एक बार क्या हुआ, तब तक आप गैस करिएगा। एक वृद्ध महिला, उन्हें अपनी बेटी की शादी करनी थी, तो वो जाके तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास जी से मिली। ये उस समय रामायण का ये लिख रहे थे, रामायण रामचरितमानस की रचना कर रहे थे। तो उन्होंने कहा कि हमें हमारी बेटी की शादी करनी है, तो कुछ पैसे दे दीजिएगा, हमारी कुछ मदद कर दीजिएगा। तो उन्होंने कहा, तुलसीदास जी ने कहा कि हमारे पास तो कुछ है नहीं, हम तो रामचरितमानस लिख रहे हैं, बताओ तो एक चौपाई आपके नाम की भी लिख दे इसमें। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आप इतने विद्वान आदमी हैं, इतने पढ़े लिखे हैं, आपके तो जो जानने वाले हैं वो भी बड़े बड़े लोग हैं। वो महिला बड़ी प्रखर बुद्धि की रही होंगी, क्योंकि वो समझती थी। तो उन्होंने कहा कि नहीं, आपके तो जान पहचान के, आपके दोस्त भी, मित्र भी पैसे वाले हैं, राजा के यहाँ काम करते हैं, दरबारी उनके यहाँ भी बैठते हैं, तो आप किसी से कह देंगे, हमारी सिफारिश कर देंगे, तो हमें राजा के यहाँ से मदद मिल जाएगी, अब आपको आंसर भी मिल जाएगा। तो उसी समय के हैं, एक की बात कर रहे हैं, तुलसीदास जी पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, और उन्होंने, उनके जो मित्र हैं, देखो काल समय है उसका अकबर के टाइम की बात, घटना है, अकबर के टाइम पे लिखी गई है रामचरितमानस। और उसी समय अकबर के दरबार में नवरत्नों में एक व्यक्ति हैं, रहते हैं, उन्हीं के नवरत्नों में शामिल हैं रहीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, सुना होगा, रहीम दास जी। तो तुलसीदास जी ब्राह्मण
और रहीमदास जी मुसलमान, तो एक ब्राह्मण एक हिंदू का मित्र कौन? मुसलमान। समझ रहे हो? तो इन्होंने उस समय लिखा अपने मित्र रहीमदास जी के लिए एक लाइन लिखी, ये कहा, उसमें लिखा, उन माता की मदद करते हुए लिखा कि सुरतीय नरतीय नागती अस चाहत सब कोई। एक लाइन लिख दी, सुरती नरती नागती अस चाहत सब कोई। और वो ये कहा कि ये ले जाके ये पत्र है, आप रहीमदास जी को दे दीजिएगा, वो समझ जाएंगे क्या करना है। अब सुरती का मतलब होता है देवताओं की पत्नी। इतने बड़े विद्वान है, अब सीधा थोड़ी तो लिखेंगे नहीं कि पैसे दे दो, आभूषण दे दो। तो उन्होंने लिखा सुरती जो देवताओं की पत्नियों को पसंद हो, नरती जो इंसानों की पत्नियों को पसंद हो, और नागती जो नागों की पत्नियों को भी पसंद हो। तो इन सब का क्या गहना आभूषण ही तो चाहिए होते हैं ना। तो उन्होंने वही वाली लाइन लिखी कि सुरती नरती नागती अस चाहत सब कोई, जो चाहती है वही इनको दे दीजिएगा। तो रहीमदास जी ने दे दिया, बहुत सारा पैसा ऐसा सोना आभूषण दिए, और ये कहा कि माता अब एक काम आप हमारा भी कर दो। तो उन्होंने कहा कि हम आपका कौन सा काम कर सकते हैं। तो उन्होंने उसी पत्र पे एक नीचे लाइन लिखी, देखना, एक मुसलमान एक ब्राह्मण के लिए अब लिख रहा है। पहली लाइन थी, सुरती नरती नागती अस चाहत सब कोय, गोद लिए हुलसी फिरे तुलसी सुसुत हुए। ये वाली लाइन लिखी है रहीमदास जी ने कि अगली बार मैं भी माता तुलसी के गर्भ से जन्म लूं और आप जैसा महान व्यक्ति मैं बनूं, ये कामना की है रहीमदास जी ने। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब है अकबर। माता का नाम हमीदा बानो बेगम, पिता का नाम हुमायूं। अकबर जिसने दीन इलाही धर्म चलाया, मनसबदारी प्रथा चलाई, फतेहपुर सीकरी नगर बसाया, वहां पे दुनिया का सबसे ऊंचा दरवाजा बुलंद दरवाजा बनवाया अकबर ने। अंतिम प्रश्न है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ कौन सा था? छठी शताब्दी ईसा पूर्व जातियों का राज्य संघ कौन सा था? आपको बताना है। राज्य संघ बोले तो गणतंत्र उस जमाने में किस राज्य में था? तो ये बता ही देंगे आप। महाजनपद मगध, बी बज्जी गणतंत्र, सी कौशल राज्य, डी मौर्य साम्राज्य। गणतंत्र समझे होंगे, फ्रांस से लिया गया है। गणतंत्र का मतलब होता है किसी एक देश का राष्ट्राध्यक्ष होगा जो वहां की जनता के द्वारा एक नियत समय के लिए चुना जाएगा, उस राज्य को गणराज्य। वज्र तथा मल्ल हमारे यहाँ, समझे, छठी शताब्दी ईसा पूर्व था गणतंत्र। देख लीजिएगा, राजधानी वैशाली में, बिहार में पड़ती है वैशाली, जिला भी है। वैशाली में जन्म हुआ है महावीर स्वामी का। गौतम बुद्ध का भी संबंध है इस जगह से। और ये आज की लाइनें हैं कुछ। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। हनक सत्ता की सच सुनने की आदत बेच देती है, हया को शर्म को आखिर सियासत बेच देती है। निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए, निकम्मेपन की बेशर्मी अगर आंखों पे चढ़ जाए तो फिर औलाद पुरखों की विरासत बेच देती है। आपने हमें सुना, इसके लिए धन्यवाद आपका। आपके कितने प्रश्न सही थे हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें। जय हिंद, जय भारत।